हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए रीसेंट जजमेंट के बारे में, जिसमें डॉटर्स के कुछ प्रॉपर्टी राइट के बारे में डिस्कशन हुआ है। ओके, तो इस वीडियो में हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो प्रॉपर्टी रूल्स हैं उसको लेके। ओके, तो एक एक करके हम सारी जो टॉपिक्स हैं कि कोपार्सनरी क्या होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है और 2005 के बाद क्या चेंजेस आए हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उन सभी का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील करता है इनहेरिटेंस और सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, और बेसिकली ये डील होता है मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से। दो तरीके के स्कूल्स हैं हिंदू लॉ में, दया भागा और मिताक्षरा। हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न होता है मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से। 2005 के अमेंडमेंट से पहले केवल मेल जो थे वो को पार्टनर की कैटेगरी में आते थे, यानी जो एक जॉइंट हिंदू फैमिली के सन थे, यानी जो बेटे थे, केवल वही को पार्टनरी के कैटेगरी में आते थे। डॉटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था। अब हम समझते हैं कि को पार्टनरी होती क्या है। देखिए, ये एक आपका स्ट्रक्चर है, जॉइंट हिंदू फैमिली, JHF इज़ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। इसके अंदर एक नैरो बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं कोपार्सनरी। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा ही कहलाता है कोपार्सनरी। अब पहले हम समझते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। ये आप जो फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इससे हम समझेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन कौन मेंबर्स आते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक मेल असेंडेंट। ओके, एक मेल असेंडेंट चाहिए। ए मान लीजिए यहाँ वो मेल असेंडेंट है, वो इस जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होगा। उसकी वाइफ BC मान लीजिए उसके बेटे हैं और DE उसकी बेटियाँ हैं। D एक मैरिड डॉटर है और E अनमैरिड डॉटर है। ओके, तो A यहाँ पे जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होगा, उसकी वाइफ जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होगी। B और C जो सन है वो उसके जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होंगे। और E इसलिए होगी क्योंकि वो अनमैरिड डॉटर है। D क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, तो अब वो अपने हस्बैंड की फैमिली का हिस्सा होगी। ओके, तो यानी D जो एक मैरिड डॉटर है वो जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं आएगी। इन केस B और C की शादी हो जाती है, यानी कि B और C जो A के बेटे हैं, अगर इनकी शादी हो जाती है तो इनकी जो वाइफ्स होंगी वो भी अब इस जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होंगी। ओके, तो A की वाइफ, B और C जो बेटे हैं और E जो है वो अनमैरिड डॉटर है, वो A की जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा होंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि अब इसका जो नैरोअर कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है कोपार्सनरी। उससे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी के कुछ पॉइंट्स को। देखिए, प्रॉपर्टी आपकी दो तरीके की हो सकती है, या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी या वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। जो प्रॉपर्टी कोई पर्सन अपने फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से रिसीव करता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति के कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहलाती हैं सेपरेट प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी हमेशा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही क्रिएट हो सकती है। सेपरेट प्रॉपर्टी पे कभी भी कोपार्सनरी क्रिएट नहीं होगी। कोपार्सनरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में जो कोपार्सनर्स होते हैं उनका बर्थ राइट होता है, यानी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोपार्सनर अपना बर्थ राइट रखते हैं। उन्हें यहाँ पे किसी की डेथ का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही पैदा होंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उनका एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी आपको अपने फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलती है वो कहलाती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि कोपार्सनरी क्रिएट कैसे होती है। ए मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, किससे? अपने फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी। ओके, आई विल रिपीट इट अगेन। ए ने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ली है अपने फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में होगी, यानी ए का अब उस प्रॉपर्टी पर एक बर्थ राइट है। अब देखिए कोपार्सनरी क्रिएट कैसे होती है। मान लीजिए ए
ये समझ लीजिए ये पूरा सिनेरियो 2005 के पहले का है, ठीक है। तो यानी 2005 से पहले कोपार्सनर में केवल बेटे आते थे। तो ए के जो बेटे हैं यानी बी सी डी उसके बेटे हैं, बी का बेटा ई का बेटा एफ और एफ का बेटा जी। अब इस पूरे चार्ट में कोपार्सनर कौन है? ए ने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है अपने फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से, तो वो हो गई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब केवल और केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही कोपार्सनरी जाएगी। तो अब देखिए कोपार्सनरी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्रिएट होती है केवल 4 डिग्री तक, यानी ए से इसकी शुरुआत होगी। ए ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की, ए ने कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट की। ए के बाद सेकेंड जनरेशन कौन है? बी सी डी, उसके बाद थर्ड जनरेशन ई और फिर एफ, यानी ए से लेके एफ तक जो है वो सारे कोपार्सनर की कैटेगरी में आते हैं। यानी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे जिसे ए ने इनहेरिट किया है, ए से लेकर एफ तक उन सभी का बर्थ राइट होगा। बर्थ राइट का मतलब कि इनमें से कोई भी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति पर पार्टीशन क्लेम कर सकता है। यानी कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में केवल पार्टीशन क्लेम करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कोपार्सनर को मिला है। और कोपार्सनर कौन होते हैं? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी ए जो है यहाँ पे एक होल्डर है, उसने पूरी कोपार्सनरी को होल्ड करके रखा है। ए से लेके जो विद इन 4 डिग्री आएंगे वो सारे कोपार्सनर की कैटेगरी में आते हैं। अब जी को अगर इस कोपार्सनरी में इंक्लूड होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ए की डेथ हो। अगर ए की डेथ होती है तो जी आएगा। इन केस मान लीजिए ए से पहले बी की डेथ हो गई या सी की डेथ हो गई या डी की डेथ हो गई या किसी की भी डेथ हो गई, बट ए अभी ज़िंदा है, तो जी अभी कोपार्सनर्स में इंक्लूड नहीं होगा। जब तक ए की डेथ नहीं होगी कोपार्सनरी नीचे नहीं आएगी, ठीक है, वो वहीं रुकी रहेगी। जैसे ही ए की डेथ होगी लास्ट होल्डर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा और फिर बी से लेके आगे आने वाली 4th जनरेशन तक कोपार्सनरी क्रिएट होगी। तो केवल कोपार्सनर ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ राइट रखते हैं और यही पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। 2005 से पहले तक ये हक केवल जॉइंट हिंदू फैमिली के बेटों को मिला था, बेटियों को ये हक नहीं मिला था। 2005 के बाद बहुत ही मेजर अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 6 में, जिसमें ये आ गया नया रूल कि जो डॉटर्स होंगी अब वो भी कोपार्सनर्स की कैटेगरी में होंगी और उनकी भी वही सेम राइट्स एंड लायबिलिटी होंगी जो एक कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में बेटों की होती हैं। साथ ही साथ 2005 ने सर्वाइवरशिप के रूल का एंड कर दिया। अब सर्वाइवरशिप क्या होता है उसे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 4 डिग्री तक कोपार्सनरी क्रिएट होती है, ओके, ये है आपकी 4 डिग्री। इन चारों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे बाय बर्थ राइट है, इनका अपना अपना शेयर है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे और ये बाय पार्टीशन उस शेयर को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इन केस ए की डेथ हो गई, ठीक है, ए की डेथ हो गई तो अब ए का जो शेयर है उस प्रॉपर्टी में वो किसको जाएगा? 2005 से पहले ये रूल था कि बी सी डी को तो उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ए का जो हिस्सा था वो इन सब में डिवॉल्व हो जाएगा, यानी इनको मिल जाएगा, ठीक है, इक्वली जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 2005 के अमेंडमेंट ने इस रूल को ख़त्म कर दिया और अब जो रूल आया है वो ये है कि ए का जो हिस्सा है वो सक्सेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है। ए का जो हिस्सा है वो सक्सेशन के थ्रू जाएगा और सक्सेशन किस तरीके सक्सेशन? यहाँ 2 तरीके के सक्सेशन की बात की गई है। एक है आपका इंटरस्टेट सक्सेशन और एक है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है? इंटरस्टेट सक्सेशन में मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई और उसने अपनी प्रॉपर्टी का कोई विल नहीं बनाया, यानी उसने कहीं ये नहीं मेंशन किया कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसे दी जाएगी, तो उसकी प्रॉपर्टी इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू डिवॉल्व होगी। यानी अगर जो रूल दे रखा है हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ए इसको लेके, तो उस हिसाब से जो है
प्रॉपर्टी जो है उस को पार्टनर की जाएगी, ना कि सर्वाइवरशिप के थ्रू। यानी कि पहले जो रूल था कि वो सर्वाइवर्स, जो को पार्टनर्स, बचे हुए को पार्टनर्स हैं, वो सर्वाइव कर ले जाएंगे उस प्रॉपर्टी को। पर 2005 के बाद उसकी प्रॉपर्टी, जिसको पार्टनर की डेथ हुई है, उसकी प्रॉपर्टी टेस्टामेंट्री सक्सेशन या इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू डिवॉल्व होगी, और वो जो हिस्सा है वो कोपार्टनर्स को नहीं मिलेगा। कोपार्टनर को अपना ही शेयर मिलेगा, ना कि किसी डिसीज्ड कोपार्टनर का। ओके, तो ये है आपका 2005 का अमेंडमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने गलती से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एज बोल दिया है। केवल जो शेड्यूल में आप देखेंगे तो केवल क्लास 1 और क्लास 2 एज होते हैं। ओके, क्लास 3 कोई कैटेगरी नहीं है, वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। अब ये सब तो हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब बात आती है कि डिस्प्यूट किस बात पे था। क्वेश्चन ये रेज हुआ, इशू ये था कि 2005 को जो अमेंडमेंट हुआ, मतलब जो नया लॉ आया 9 सितंबर 2005 को, कि डॉटर्स भी जो है वो कोपार्टनर की कैटेगरी में आएंगी और उनका भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर वही बर्थ राइट है जो घर के बेटों का है। क्वेश्चन ये रेज हुआ कि क्या कोपार्टनर बनने के लिए उनके फादर, यानी कि जो डॉटर हैं, जो उनके कोपार्टनर फादर हैं, क्या उनका 9 सितंबर 2005 को ज़िंदा रहना ज़रूरी है? यानी कि अगर 9 सितंबर 2005 को किसी डॉटर के कोपार्टनर फादर की डेथ हो जाती है तो क्या वो कोपार्टनर की कैटेगरी में आएगी? तो इस टॉपिक का डिस्कशन हुआ। इसके लिए हमारे पास है 3 मेजर केस लॉस। पहला केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती। ये 2015 का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ये 2 जजेस बेंच थी। इसमें जो जस्टिस थे उनका नाम था ऑनरेबल जस्टिस A.K. गोयल एंड ऑनरेबल जस्टिस अनिल दावे। ठीक है, तो इस केस में कहा गया कि जो डॉटर हैं वो कोपार्टनर की कैटेगरी में तभी आएंगी जब 9 सितंबर 2005, जो 2005 अमेंडमेंट एक्ट की एनफोर्समेंट डेट है। ओके, 9 सितंबर 2005 जो है वो एनफोर्समेंट डेट है 2005 अमेंडमेंट एक्ट की। तो अगर 9 सितंबर को उन फादर जो है अलाइव है, तभी उनकी डॉटर्स जो है कोपार्टनर बन सकती हैं। यानी कि अगर उस डेट को फादर अलाइव नहीं है तो उनकी डॉटर्स कोपार्टनर की कैटेगरी में नहीं आएंगी और उस केस में केवल बेटे ही कोपार्टनर कहलाएंगे। फिर जो दूसरा केस आया इस पे था वो था दनम्मा वर्सेस अमर। ये भी 2 जजेस बेंच थी। इसमें थे ऑनरेबल जस्टिस A.K. सीकरी एंड ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण। इसमें जो जजमेंट आया था वो कॉन्ट्ररी था, यानी कि फूलवती का जो जजमेंट था उसके अपोजिट व्यू आया। इसमें कहा गया कि ये मैटर नहीं करता है कि 2005 यानी कि 9 सितंबर को फादर का ज़िंदा रहना या ना रहना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटियां जो हैं 2005 अमेंडमेंट के बाद जो हैं डॉटर्स जो हैं वो कोपार्टनर की कैटेगरी में उसी तरीके से होंगी जैसे कि बेटे होते हैं, यानी उनका भी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे बाय बर्थ राइट होगा। बट यहाँ पे डिस्प्यूट ये हुआ कि दोनों जो केसेस थे, फूलवती का और दनम्मा वाला, ये दोनों जो केसेस थे ये 2 जजेस बेंच थे। ओके, तो दोनों में 2 जजेस बेंच होने की वजह से एक यहाँ पे कंक्रीट डिसीजन नहीं आ पा रहा था। इसलिए फाइनली जाके ये जो डिस्प्यूट था रिजॉल्व हुआ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का। ये केस बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट का था जिसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, और इसका जजमेंट जब आया तो सारे जो डिस्प्यूट्स थे वो रिजॉल्व हो गए। और इस केस में साफ साफ कह दिया गया कि 9 सितंबर 2005 को फादर का डेथ या अलाइव होना इममटीरियल है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फादर है या नहीं, बस ये मैटर करता है कि वो एक कोपार्टनर होने चाहिए। और 9 सितंबर 2005 को कोपार्टनरी अभी एग्जिस्ट होनी चाहिए। फादर हैं या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉटर्स जो है वो कोपार्टनर बन जाएंगी अगर उनके फादर भी कोपार्टनर थे, भले वो उस वक्त ज़िंदा थे या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली दोनों केस का जो डिस्प्यूट था वो विनीता शर्मा के केस में सॉल्व हो गया और अब डॉटर्स जो हैं कम्प्लीटली कोपार्टनर हैं
कोई मैटर नहीं करता इस बात का कि उनके फादर अलाइव थे या नहीं थे, ठीक है। विनीता शर्मा के जो केस था, इसमें 3 जजेस बेंच थी। इसमें जो जजेस थे उनका नाम था ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नाज़ीर एंड ऑनरेबल जस्टिस MR शाह। ये 3 जजेस बेंच थी और बाकी की जो 2 प्रीवियस जजमेंट थी ये 2 जजेस की बेंच थी। तो इस वजह से अब फाइनली विनीता शर्मा का जो जजमेंट है वो प्रिवेल करेगा, ओके। तो उस हिसाब से जो मैंने आपको बताया ये फाइनली डिसाइडेड रूल है। तो ये आपका इस केस में ओवरऑल यही सारे बातें थी। आई होप आपको ये वीडियो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हों। आपको अदर कोई भी क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।